नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी और बुजुर्ग महिला के साथ बनी घटना पे। उस साल बारिश ने जैसे आसमान की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बादल ऐसे बरस रहे थे मानो वर्षों का हिसाब एक ही मौसम में सुखाना हो। नदियों उफान पर थी, छोटे छोटे नाले राक्षसों की तरह गांवों की तरफ दौड़ रहे थे और कच्चे घरों की दीवारें मिट्टी के ढेर में बदलती जा रही थी। कई इलाकों में सड़कें नदी बन चुकी थी। खेतों में लहल पहल फसलें पानी के नीचे डूबी हुई थी और लोग अपने पशुओं, बच्चों और थोड़े से सामान को लेकर ऊंचाई की तरफ भाग रहे थे। रेडियो पर हर घंटे चेतावनी बज रही थी कि अमुक गांव खाली करा दिया गया है, फलों कस्बे में पानी घुस गया है, पुल बह गया है। राजधानी में बैठे अधिकारी नक्शों पर लाल गोले खींच खींच कर नुकसान का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन उन गोलों में के भीतर जो जिंदगियां डूब रही थी उनकी चीख नक्शों में सुनाई नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन खबर पहुंची कि प्रधानमंत्री स्वयं बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में जाने वाली है। सचिवों ने विरोध किया कि रास्ते सुरक्षित नहीं है, हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाएगा, मौसम फिर बिगड़ सकता है, पर निर्णय हो चुका था। सुबह होते होते काफिला तैयार था, पर उसमें न चमकदार गाड़ियों थी, न लंबा चौड़ा सुरक्षा तामझाम। कुछ अधिकारी, कुछ डॉक्टरों की टीम राहत सामग्री से भरे ट्रक और बीच में बैठी थी इंदिरा गांधी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, रास्ता और खराब होता गया। कहीं पानी घुटनों तक था, कहीं कीचड़ में पहिए घस जाते थे। ड्राइवर बार बार रुककर इंजन को बचाने की कोशिश करता। सिपाही रास्ता टोटलते और दूर दूर तक डूबे हुए पेड़ों की चोटियां दिखाती। पहली बस्ती में पहुंचते ही दृश्य दिल कहला देने वाला था। मिट्टी के घरों की जगह टूटी हुई दीवारें, छप्परों के टुकड़े, बहकर आए लकड़ियों और मवेशियों के शव। एक स्कूल की इमारत उसी थी, उसी में लोगों ने शरण ले रखी थी। बच्चों खिड़कियों से झांक रहे थे, आंखों में डर और भूख दोनों एक साथ चमक रहे थे। प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरी और बिना किसी मंच या औपचारिक घोषणा के सीधे लोगों की ओर बढ़ गए। कोई माइक नहीं, कोई भाषण नहीं, बस सवाल, खाने को कुछ मिला, दवा है, बच्चे ठीक है। लोग पहले तो ठिठक के, फिर जैसे बोध टूट गया हो। कोई बोला 2 दिन से सुख चावल ही खा रहे हैं। कोई बोला मेरा घर बह गया। कोई रोते हुए अपने खोए हुए बेटे का नाम लेने लगा। एक कोने में बैठी एक बुजुर्ग महिला का चेहरा सबसे ज्यादा टूटा हुआ था। उसकी आंखों सूजी थी, हाथ कांप रहे थे और गोद में बस एक विभाग हुआ कपड़ा था जिसमें शायद कभी अनजान बंधा रहता होगा। प्रधानमंत्री उसके पास बैठे गए। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि जमीन गीली है, पर उन्होंने इशारे में से मना कर दिया। बुजुर्ग महिला रोते हुए बोली, सब कुछ बह गया बिटिया, घर भी खेत भी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। यह कहते हुए उसने अपना खाली थैला दिखाया जिसमें कीचड़ के सिवा कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री ने उसका हाथ थाम लिया, वह हाथ जो उम्र और मेहनत से सख्त हो चुका था, अब ठंड और डर से कांप रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सरकार आपके साथ है, अम्मा आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, सबको मदद मिलेगी। यह कोई मनसीय वाक्य नहीं था, यह उस क्षण की संवेदना थी जो सीधे दिल से निकली थी। आसपास खड़े लोग चुप हो गया। कुछ ही आंखों में आंसू थे, कुछ में भरोसे की चमक। उसी समय उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और पूछा कि इस गांव को कितनी राहत पहुंची है। जवाब गोल गोल मोला था। सूची बन रही थी, मैडम ट्रक रास्ते में है। उन्होंने सख्त लहज में कहा, सूची बाद में बनेगी, पहले खाना पहुंचाएगा अभी। और यहीं से तुरंत आदेश दिया गया है कि राहत सामग्री का ट्रक यहीं मोड़े जाए, बच्चों के लिए दूध और दवाइयाँ अलग रखी जाए और जिनका घर गिर गया है उन्हें अस्थायी शिविर में शिफ्ट किया जाए। इसके बाद वे दूसरे गांव की ओर बढ़ी। रास्ते में पानी इतना गहरा था
कि कुछ दूरी पैदल चलना पड़ा। साड़ी का पल्लू उन्होंने कंधे पर उस किस लिया और कीचड़ में कदम रख दिया। सुरक्षाकर्मी परेशान थे पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। दूसरे गांव में एक मंदिर की सीढ़ियों पर लोग बैठे थे। एक युवक अपने पिता को कंधे पर उठाए खड़ा था क्योंकि पिता चल नहीं पा रहे थे। प्रधानमंत्री ने पास आकर जाकर हाल पूछा। युवक ने बताया कि दवा खत्म हो गई है और नाव नहीं मिल रही है। वहीं खड़े डॉक्टर को बुलाया गया, प्राथमिक इलाज कराया गया और तुरंत एक नाव का इंतजाम करने को कहा गया। उन्होंने नोट किया कि नदी का बोध कमज़ोर पड़ चुका है और इंजीनियरों को उसी समय आदेश दिया कि अस्थिय बोध बनाया जाए, चाहे रात क्यों न लगे। दोपहर तक वे कई गांवों में जा चुकी थी। कई बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर सूखी रोटी खाई। कहीं महिलाओं से पूछा कि शौच और पानी की व्यवस्था कैसी है। कहीं बुजुर्गों को भरोसा दिया कि पेंशन और अनजान का इंतजाम होगा। हर जगह वही बात दोहराई, मदद सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। उन्होंने एक जगह अधिकारियों को डांट भी लगाई जब पता चला कि कुछ ट्रक गलत गोदाम में भेजे गए हैं। बोले, अगर एक बोरी चावल भी गलत जगह पहुंची तो उसकी जिम्मेदारी तय होगी। यह शब्द गांव वालों के लिए सिर्फ चेतावनी नहीं थी बल्कि उम्मीद का ऐलान थे। शाम ढलने लगी थी पर वे लौटने को तैयार नहीं थी। राहत शिविरों का जायजा लेना बाकी था। एक बड़े स्कूल में बनाए गए शिविर में सैकड़ों लोग ठहरे थे। कहीं चूल्हे जल रहे थे, कहीं बच्चे खांस रहे थे, कहीं महिलाएं अपने भीगे कपड़े सुखा रही थी। प्रधानमंत्री ने हर कतार में दुम धोकर देखा। एक बच्चे ने उनसे पूछा, अम्मा, हमारा घर फिर बनेगा ना? उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बनेगा। पहले तुम्हें ठीक करेंगे, फिर घर भी बनेगा। यह स्वाद शायद किसी फाइल में दर्ज नहीं हुआ पर उस बच्चे के मन में यह भरोसा बनकर दर्ज हो गया कि कोई है जो उसकी बात सुन रहा है। उसी शिविर में उन्होंने अधिकारियों को साथ एक छोटी बैठक की। नक्शे जमीन पर फैलाए गए। मोमबत्ती की रोशनी में योजना बनी कि कल किन इलाकों में हेलीकॉप्टर से खाना गिराया जाएगा, कहाँ नाव भेजी जाएगी और किन गांवों को पहले खाली कराया जाएगा। उन्होंने साफ कहा, आज रात किसी दफ्तर में आराम नहीं करेगा, सब लोग फील्ड में रहेंगे। यह आदेश सुनकर कई चेहरे सख्त हो गए पर कोई विरोध नहीं कर सका। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई थी। पानी की बूंदें टीन की छत पर तेज आवाज कर रही थी, जैसे समय का दबाव बढ़ा रही हो। रात के करीब वे लौटने लगी। रास्ते में वही बुजुर्ग महिला फिर दिखी जो दोपहर में रो रही थी। अब उसके हाथ में एक छोटी सी थाली थी जिसमें चावल और दाल थी। उसने दूर से हाथ जोड़कर देखा। प्रधानमंत्री ने गाड़ी रुकवाई और उसे बुलाया। महिला बोली, आज खाना मिला बेटिया, भगवान भला करे। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराकर कहा, भगवान नहीं, अब आप खाए और ताकत रखिए। यह छोटा सा दृश्य पूरे दिन की थकान पर मरहम जैसा था। अगले दिन अखबारों में तस्वीरें छपी। कीचड़ में खड़ी प्रधानमंत्री बच्चों के बीच बैठी हुई, बुजुर्ग का हाथ थामे हुए। लेकिन असली तस्वीर में उन लोगों के दिलों में थी जिन्होंने पहली बार महसूस किया कि सत्ता सिर्फ दूर बैठकर आदेश देने का नाम नहीं है बल्कि संकट में साथ खड़े होने का नाम है। उस दिन उन्होंने सिर्फ निरीक्षण नहीं किया बल्कि भरोसा बांटा। लोगों ने कहा, आज हमने प्रधानमंत्री नहीं, एक इंसान को देखा और यही वह बात थी जिसने बाढ़ की इस कहानी को सिर्फ आपदा की खबर नहीं रहने दिया बल्कि संवेदना की मिसाल बना दिया। अगले ही दिन उस दौरे का असर दिखाई देने लगा। जिन फाइलों में मदद सिर्फ आंकड़ों में दर्ज थी, अब वही मदद नावों, ट्रकों और हेलीकॉप्टरों के जरिए गांवों तक पहुंचने लगी। जिला अधिकारियों को
सख्त निर्देश मिला कि हर शाम रिपोर्ट सीधे दिल्ली भेजी जाए और किसी भी तरह की लापरवाही पर तुरंत कार्यवाही होगी। राहत शिविरों में डॉक्टरों की टीमें पहुंची, बच्चों को दूध और दवाएं मिली और जिन परिवार का सब कुछ बह गया था उन्हें अस्थायी मकान बनाने की सामग्री दी गई। लोग को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की हुई थी कि प्रधानमंत्री ने न केवल एक दिन का दौरा के मामला खत्म नहीं किया, इंदिरा गांधी ने लगातार कई हफ्तों तक बाढ़ प्रभावित इलाकों की रिपोर्ट मंगवाई और खुद फोन पर अफसरों से पूछती रही कि जहां मैं नहीं गई वहां आज क्या हाल है। यह सवाल किसी आदेश से ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास था। धीरे धीरे गांवों में जिंदगी लौटने लगी, पानी उतरने लगा, कीचड़ साफ किया गया, स्कूल दोबारा खुले और खेतों में नई बुआई की तैयारी शुरू हुई। जिस बुजुर्ग महिला ने कहा था कि उसके पास कुछ नहीं बचा, उसे सरकार की तरफ से अनाज, कपड़े और घर बनाने की मदद मिली। वह हर किसी से कहती कि उस दिन बिटिया आई थी, तभी से किस्मत ने करावट ली। समय बीता गया पर उस बाढ़ की याद लोगों के मन में एक खास वजह से जिंदा रही। इसलिए नहीं कि पानी कितना ऊंचा था, बल्कि इसलिए कि उस पानी में भी किसी ने उनके हाथ को थाम लिया था। उस दिन लोगों ने सीखा कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो कागजों से निकलकर कीचड़ में उतर सके, और यही वजह थी कि वह घटना सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं रही थी, बल्कि भरोसे और इंसानियत की मिसाल बन गई थी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ।